हेलो प्यारे बच्चों, आई एम सो एक्साइटेड टुडे। ऐसा नहीं है कि आज मैं टेस्ट एनालिसिस करने जा रहा हूं तो ये एक्साइटमेंट आपको नजर आ रही है। इसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि वाई आई एम फील सो हैप्पी। अंदर से खुशी है जो वो बाहर आ रही है, बॉइलिंग पॉइंट है जो वो मेरा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वोलाटिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है। और उसका रीजन है बच्चों, आज सीबीएसई का रिजल्ट रिलीज हुआ है और केमिस्ट्री के बच्चों ने धमाल मचाया है, आग लगाई है। तो अपने शहर में बेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे बच्चों का स्कोर बेस्ट ऑफ द बेस्ट गया है। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा कि कैसे बच्चों की परफॉर्मेंस रही, कैसे बच्चों ने एफर्ट्स की, कैसे एग्जाम में बच्चों ने परफॉर्म करके अपना स्कोर बेस्ट दिया है। ठीक, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट एनालिसिस करने जा रहा हूं वन बाय वन। तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा जो स्क्रीन पे, वो है जिंक पे। बच्चों ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो अपने पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सिल्वर 1+ की क्या हो रही है, रिडक्शन। हर एक पॉइंट को अगर आप गौर से ध्यान से विजुअलाइज करना सीख गए तो न्यूमेरिकल ग्राफ रिएक्शन केमिस्ट्री का हर एक पार्ट आपको इजी लगेगा। तो देखिए, क्या यहां पे अपने पास कंसंट्रेशन 1 मोलर है? नो। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो पहली बात तो यहां पे अपने पास नर्नेस्ट इक्वेशन लगेगी। अब पूरे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस नर्नेस्ट इक्वेशन में इन्होंने ईएमएफ सेल्फ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन इज ई नोड सेल जो दिया हुआ है, सेकंड वन इज कंसंट्रेशन टर्म्स। अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें Zn2+ की कंसंट्रेशन 0.28, सेकंड सिल्वर 1+ की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर। तो आइए सबसे पहले हम इसकी नर्नेस्ट इक्वेशन को जनरेट करते हैं। तो बेटा ई सेल is equal to E node cell minus 2.303 RT upon NF। बेटा R is gas constant, T temperature, F Faraday वैल्यू। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है, 0.059। इजी कैलकुलेशंस करने के लिए हम इसकी नियर बाय वैल्यू कौन सी लेते हैं, 0.06। ठीक, इसमें n फैक्टर कितना होगा चेक कीजिए। जिंक 2+ में जा रहा है, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिल्वर 1+ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सिल्वर सॉलिड में जा रहा है, लेकिन वहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे 2 दिया हुआ है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग रिएक्शन होती है। तो यहां पे n फैक्टर कितना होगा बेटा, 2 log राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन दैट इज Zn2+ अपॉन लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन दैट इज सिल्वर 1+ रेज टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जिंक की पावर आएगा 1, सिल्वर की पावर आएगा 2। अब ई नोड सेल की वैल्यू डायरेक्टली 2.57। तो फाइनली अपने पास ई सेल किसके बराबर है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू 2.57 माइनस 0.06 अपॉन 2 log Zn2+ की कंसंट्रेशन 0.28 डिवाइड बाय सिल्वर 1+ की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर 2। तो ये अपने पास कितना आ रहा है बेटा, 2.57 माइनस 0.03 log 0.28, यहां पे आएगा 2 इंटू 2 4, 10⁻⁻1, उसका भी स्क्वायर होगा 4 इंटू 10⁻⁻2। यहां से पॉइंट जा रहा है 10⁻⁻2, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 4 7 जा। तो log 7 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है बेटा, log 7 इज log 6 होता है अपने पास, log 4 से चलिए, log 4 0.60, log 5 0.69 और 0.7 के आसपास। और जो बेटा अपने पास log 7 होता है वो जाता है अपने पास 0.84 0.85 के आसपास। तो यहां पे हम लेंगे 0.84, 2.57 माइनस 0.03 इंटू 0.84। सो फाइनली 2.57 माइनस 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 84 इंटू 10⁻⁻2। सो फाइनली 2.57 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 252 इंटू 10⁻⁻4। सो 2.57 माइनस 0.0252
तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा 2.5 के आसपास जाएगी। सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, फॉर द सेल रिएक्शन अगेन, इस केस में भी हमारे पास बेटा एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, जिसमें कॉपर की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। सिल्वर 1+ की क्या हो रही है बेटा? रिडक्शन। ठीक, बैलेंसिंग फॉर्म में है, चार्ज बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है, क्योंकि स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्लियर हो रहा है कि वो चार्ज को बैलेंस कर रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सिल्वर 1+ के साथ 2 मल्टीप्लाई किए हुए, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो यहां पे एन फैक्टर कितना होगा? 2। ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है 0.46 वोल्ट। यहां पे हमने फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगेन एमसीक्यू, मल्टीपल करेक्ट। तो देखिए फाइनली जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट आता है बेटा, तो ई सेल क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज का मीनिंग क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मींस जितनी कंसंट्रेशन अपने पास स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की फॉर्म में किसकी होगी? राइट हैंड साइड की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतनी कंसंट्रेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे। मींस उसकी जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। जब रेशियो कांस्टेंट होती है तो वहां पे एक साइड पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होती है, दूसरी साइड पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होती है। एक ऐसा पॉइंट आता है यहां पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाती है? सेम। मींस उस केस में ई सेल की वैल्यू क्या आएगी? 0। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगा? E cell is equal to E node cell minus 0.059 upon 2 log copper 2+ upon Ag1+ की पावर 2। E cell 0। सो E node cell अच्छे तरीके से हर एक चीज को ध्यान से देखो। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मुझे हमेशा यही रहता है कि बच्चों को हर एक चीज रिवीजन की फॉर्म में, डिटेल की फॉर्म में हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, क्रैमिंग आपके दिमाग में ना आए। सो फाइनली 0.03 लॉग, तो ये अपने पास क्या होगा? पर्टिकुलरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने यहां पे फाइंड आउट करना है, दैट इज के इक्विलिब्रियम। सो ई नोड सेल की वैल्यू 0.46 माइनस 0.03 लॉग के इक्विलिब्रियम। सो log K equilibrium is equal to 0.46 upon 0.03। इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। log K equilibrium is equal to 46 upon 3 मीन्स 15.3 के आसपास आ रहा है। तो इसका हम एंटी लॉग लेने जा रहे हैं 10⁻15.3। बेस सेम हो सकता है, पावर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, तो तकरीबन आप चेक कीजिए, अगर मैं इसमें 0.059 लेता, 0.059, 0.06 ना लेता, तो ये वैल्यू अपने पास थोड़ी सी और ज्यादा आती। ठीक है, लेकिन अपने पास 10⁻⁴ वैल्यू तो सेम रहती। तो ये जो एंटी लॉग है 0.3 का, ये तो आ रहा है 2, तो 2 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा जाएगी, लेकिन 10⁻15 उतना ही आएगा। तो चेक कीजिए इसमें 10⁻15 कहां पे है? तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में ही इतनी वेरिएशन नजर आएगी बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उनको मालूम है कि विदाउट नियर बाय अप्रोक्सीमेशंस बच्चा इजीली कैलकुलेशंस कर नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो अलाउड होती नहीं है। सो दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेशंस को अपना हथियार बनाना सीखो। अगर अप्रोक्सीमेशंस आपका हथियार हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे चेक कीजिए 10⁻12 दो ऑप्शंस में, 10⁻11 डी ऑप्शन में, और एक 10⁻15 है सी ऑप्शन में। तो मैंने यहां पे फोकस किस पे किया? एंटी लॉग में 10⁻15 पे, क्योंकि अगर आप यहां पे 0.059 को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। स्मार्टनेस पे काम करना है, हार्ड वर्क have to be moved towards smartness। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वन, अब आ गया अपने पास थर्ड वन। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कब? देखो बेटा, जब हम सेल का पोटेंशियल स्टडी करते हैं तो बेटा वो जो सेल का पोटेंशियल है, अगर वो एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर आ रहा है तो उस वक्त ना तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी,
ना ही बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? ना इसको जरूरत एक्सटर्नल पोटेंशियल की, ना इसको जरूरत अपना काम करने की। क्यों? क्योंकि इसको भी मालूम है कि भाई सेल का पोटेंशियल बिल्कुल मेरे जैसा है, तो ना उसमें उसको गुस्सा आएगा ना खुशी होगी, न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर उस वक्त सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा आ रहा है तो इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। ये कहेगा कि मेरा पोटेंशियल ज्यादा है भाई, मैं तेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा, मेरी केमिकल एनर्जी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि मैं अंदर से रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए कैपेबल हूं। मींस जब अपने पास कोई गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल का पोटेंशियल बाहर के पोटेंशियल से ज्यादा होता है, बैटरी से ज्यादा होता है, तब जो अंदर का सेल होता है वो कैसे काम करता है? लाइक वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल। मींस केमिकल एनर्जी इसमें किस में कन्वर्ट होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, इसके विपरीत अगर बेटा ई सेल एक्सटर्नल पोटेंशियल से कम होगा तो यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा बेटा। जो वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल है वो किस में चला जाएगा? फिर प्रोसेस विल बी रिवर्स्ड इलेक्ट्रोलिटिक। तो इसने बोला है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन ई सेल लेस देन ई एक्सटर्नल, मींस ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल। आई बात समझ में? शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग तो, शाबाश, वेरी गुड। एक दिन आपका एम पूरा होगा बेटा, यकीन मानना। अगर आप सेल फोन में अभी YouTube पे इस लिंक को दबाने के बाद केमिस्ट्री की वीडियो देख रहे हो तो आपका एम एक दिन जरूर पूरा होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप खुद ही अंदर से मोटिवेटेड हो कि मैंने पढ़ना है, मैंने हार्ड वर्क करना है, आप अपना टाइम दे रहे हो। नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन पे मैंने बोला था बेटा लास्ट वीडियो में, सबसे ज्यादा आपने कंसेप्ट्स किस क्वेश्चन की फॉर्म में करने हैं? असर्शन रीजन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड गिव्स ऑक्सीजन एट एनोड। बट जब हम प्लेटिनम की जगह कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड, नो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। तो क्या यह बात सही है? आइए देखते हैं। जब बेटा हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और कॉपर सल्फेट अगर एक्वस फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो अपने पास स्प्लिट होने के बाद आफ्टर आयोनाइजेशन आयंस कौन से मिलेंगे? कॉपर 2+, SO4 2 नेगेटिव, और वाटर भी आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर यहां पे एनाइंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो वो किस तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब इस केस में ऑक्सीडेशन किसकी होगी? किसकी ऑक्सीडेशन होगी? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा? जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस नहीं है। स्टेबल कॉन्जुगेट बेस इन दोनों में से कौन सा है? SO4 2 नेगेटिव। क्यों बेटा? क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल यहां पे किसी का दे नहीं हुआ है, तो हम इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट अप्लाई कीजिए ना इसमें। इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट इसमें क्या है कि SO4 2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट जो बेस है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी? OH नेगेटिव की। जैसे ही OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा तो वहां पे कौन सी गैस लिबरेट करेगा? ऑक्सीजन गैस। तब जब हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं? प्लेटिनम, तो इसने क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड, बिल्कुल। लेकिन अगर प्लेटिनम की जगह बेटा हम क्या यूज करें? कॉपर इलेक्ट्रोड, तो अपने पास एनोड पे 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सी? SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और साथ में कॉपर, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड तो है नहीं। अब तीनों में से ऑक्सीडेशन किसकी होगी? मेटल की पहले होगी, क्योंकि OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव दोनों केसेस में ऑक्सीजन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, बट नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? कम। लेकिन मेटल्स इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जब आप प्लेटिनम की जगह कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो वहां पे OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अगर OH नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग होगा तो फिर ऑक्सीजन गैस कैसे लिबरेट होगी? तो इसने बोला बट
व्हेन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड नो ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा, तो असर्शन अपने पास क्या है? ट्रू। रीजन, कॉपर मेटल ऑफ कॉपर एनोड इज मोर इजिली ऑक्सीडाइज देन द अदर आयंस। बिल्कुल सही। मीन्स रीजन एंड असर्शन बोथ आर ट्रू एज वेल एज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई बात समझ में? शाबाश। नेक्स्ट वन। तो ये हो गया अपने पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ के बाद चल रहे हैं अपने पास नेक्स्ट वन। हाँ जी, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द रीचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। लेड स्टोरेज बैटरी इज द सेकेंडरी सेल, पहली बात है, जिसमें दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, डिस्चार्जिंग एज वेल एज चार्जिंग। और लेड स्टोरेज बैटरी में पीबी और PbO2 ये दोनों हम किस में इमर्स करवाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में। अगर वहां पे डिस्चार्जिंग हो रही है तो लेड कहां पे नजर आएगा? एनोड पे। PbO2 बेटा कहां पे नजर आएगा? कैथोड पे। दोनों क्या होंगे? Pb2 प्लस में कन्वर्ट होंगे। Pb2 प्लस SO4 नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या देगा? PbSO4। और ऑक्सीजन H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर क्या देगी? वाटर। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट होगा तो Pb प्लस PbO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू PbSO4। लेकिन यहां पे लेफ्ट साइड पे 2 लेड है, सो मल्टीप्लाई बाय 2। अगर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई तो यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या आएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो रिचार्जिंग में प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो हमने यहां पे क्या लिखना था बेटा? 2 PbSO4 प्लस 2 H2O फॉर्मेशन ऑफ Pb प्लस PbO2 प्लस 2 H2SO4। क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओ माय गॉड, 3 नाम्स आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब हम कंडक्टेंस की स्टडी करते हैं। एक बेटा आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा नेम आता है मोलर कंडक्टेंस, तीसरा नेम आता है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब कई जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या कहते हैं? ओनली कंडक्टिविटी सिंबलाइज बाय कप्पा विच इज इक्वल टू 1 upon R into L upon A. R is resistance, L is length of the wire, A is the cross section, that is the area of cross section. ठीक। मोलर कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? कई जगह मोलर कंडक्टिविटी, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स के अंदर। इसको सिंबलाइज करते हैं ऐसे, इसको लैम्बडा भी बोल सकते हो आप। पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे इसका फॉर्मूला क्या रहता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। कप्पा के यूनिट्स क्या बनते हैं बेटा अपने पास? ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो फिर मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या बनेंगे? ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। मोलैरिटी ली है तो मोल इनवर्स। अब अगर आगे चले हम तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे यहां पे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे सिंबलाइज करेंगे? ऐसे करेंगे। अगर मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब जिसमें हम इक्विवेलेंट मास की स्टडी करते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो बेटा यहां पे आएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी मैंने बताया कोई अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया आपको बेटा, n इंटू m। ये n फैक्टर का मतलब क्या होता था? एसिड के केस में H पॉजिटिव आयंस के बराबर, ठीक। बेस के केस में OH नेगेटिव आयंस के बराबर, और सॉल्ट के केस में टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन
एनायन। ठीक, अब देखिए हमने यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला यही लगेगा फिर बेटा अपने पास, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मींस n इंटू मोलैरिटी। ठीक, अब यहां पे वैल्यूज चेक कीजिए, तो वैल्यूज अपने पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, तो बताइए सल्फ्यूरिक एसिड के केस में n फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो यहां पे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितने मिलेंगे 2, और यहां पे कप्पा की वैल्यू कितनी दी हुई है 26 इंटू 10⁻⁻², मोलैरिटी बेटा 1 मोलर, तो दिस इज m, दिस वन इज n एंड दिस वन इज कप्पा। तो बस वैल्यूज को पुट कीजिए आप, तो अपने पास कप्पा की वैल्यू कितनी थी 28 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 1, so 14 इंटू 10⁻1 दैट इज 140। चेक कीजिए बेटा, यही आंसर आएगा। ठीक, 26 दिया हुआ है तो 26 ले लीजिए आप, अगर आप 26 ले रहे हैं 26 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू 1 तो 130। स्टेटमेंट में वहां पे बेटा 26 दिया हुआ है, मैंने पहले 28 कंसीडर कर लिया बाय फॉल्ट, अगर आप 26 ले रहे हो तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा 130, अदरवाइज 140। तो 130 और 140 दोनों में यूनिट सेम आएंगे, यूनिट्स क्या आएंगे इसके बेटा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट वन, ला 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 ला, वाह, कोलार्स लॉ, कोलार्स लॉ पे आ चुका है बेटा ये, कोलार्स लॉ, एल्युमिनियम सल्फेट, पहले तो एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट इल्यूशन किसके बराबर होगी, दैट इज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, each multiplied by number of those ions present in one formula unit। तो ये होएगा मल्टीप्लाई बाय 2 से और ये होगा मल्टीप्लाई बाय 3 से। अब स्टेटमेंट देखिए, हमने फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3+, मींस इसको फाइंड आउट करना है गिवन दैट इसकी मोलर कंडक्टेंस दी हुई है कितनी है बेटा 858, 2 इंटू एक्स कंसिडर कीजिए इसको, प्लस SO4 2 नेगेटिव की कितनी दी हुई है 160, so 3 into 160, so 2x is equal to 858, हाँ जी ये होगा अपने पास 480, 480 उस तरफ जाएगा -480, तो बेटा ये अपने पास डायरेक्टली आंसर कितना आ रहा है 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वेरी इजी न्यूमेरिकल, कोलार्स लॉ पे था। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपने पास है कैन ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट स्टोर इन ए वेसल मेड अप ऑफ निकल मेटल। आप चेक कीजिए, वैल्यूज को मैं सर्कल कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऐसे फिर आपके पास दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो 1 मोलर कॉपर सल्फेट को क्या हम मेटल मेड अप ऑफ निकल, जो मेटल निकल की है, क्या उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं? उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, ई सेल। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो वहां पे तो केमिकल चेंज होगी, केमिकल चेंज का मीनिंग वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी, अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो फिर वो तो चीज खराब हो रही है बेटा, फिर कहां स्टोर करके रख सकते हैं? अगर ई नोड सेल नेगेटिव होगा देन वी कैन स्टोर। तो अब देखना ये है कि यहां पे ई नोड सेल की वैल्यू आएगी क्या। तो देखिए, पहली बात तो ई नोड सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर हम कैथोड और एनोड दोनों साइड पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लेते हैं, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगी, जिसकी वैल्यू बड़ी है रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किस केस में बड़ी? अब चेक कीजिए, इन्होंने दोनों वैल्यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दी हुई है। देखो, निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपने कुछ नहीं करना है, रिवर्स कर दो, क्योंकि एक पर्टिकुलर मैटर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? 0। क्योंकि अगर आप सेल में रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो उसका पोटेंशियल भी तो रिवर्स होगा, साइन भी तो चेंज होगा। तो निकल के केस में रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा?
बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइनस 0.25 वोल्ट। कॉपर का क्या होगा? प्लस 0.34 वोल्ट। तो कैथोड पे वैल्यू अब कौन सी पुट करेंगे? जो बड़ी है बेटा, दैट इज 0.34। माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, तो यहां पे 0.34 प्लस 0.25, तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है? 0.59 वोल्ट। मींस ई नोड सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 101% कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कैथोड पे, और निकल सॉलिड एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वहां पे फाइनली रिडॉक्स रिएक्शन होगी और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस ई नोड सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई हम यहां पे वी कैन नॉट स्टोर 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए वेसल मेड अप ऑफ निकल मेटल। नो, नहीं स्टोर कर सकते। नेक्स्ट वन, 9th पे पहुंच चुके हैं हम। टाइम टू टाइम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स जीतेंगे। हाँ जी, द मेजर्ड ईएमएफ फॉर द सेल रिएक्शन। हाँ जी, ई सेल दिया हुआ है बच्चों, कैलकुलेट ई नोड सेल। कोई टेंशन नहीं है, ई नोड सेल के साथ अब तक हम ई सेल फाइंड आउट कर रहे थे, चलो आज हम इनकी मान लेते हैं। आज हम ई नोड सेल फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ई सेल। लेकिन नर्नेस्ट इक्वेशन तो लगानी पड़ेगी। ई सेल इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिखा गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.059। कितनी बार लिख रहा हूं ये वैल्यू, अगले जन्म तक भी याद रह सकती है बेटा। अपॉन एन log Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन द पावर 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन द पावर 1। तो देखिए अपने पास ई सेल की वैल्यू 1.3 इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.06 अपॉन, तो एन फैक्टर चेक कीजिए कितना होगा। जिंक 2 प्लस लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर सॉलिड गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? एन फैक्टर 2। तो लोग जिंक की कंसंट्रेशन 0.1, कॉपर 2 प्लस की 1। इट्स वेरी सिंपल, ये तो वैल्यूज बहुत इजी हैं। सो ई नोड सेल इज इक्वल टू, एक स्टेप और ले लेते हैं, log 10⁻⁻⁻1, -1 आगे आएगा। 1.3 इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.03, log 10 की वैल्यू 1। सो ई नॉट इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.03। तो ये अपने पास आंसर जाएगा 0.27 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, द ईएमएफ ऑफ सेल रिएक्शन। अगेन ईएमएफ दिया हुआ है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। बच्चों स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है? यूजफुल वर्क डन, दैट इज -W। और वो यूजफुल वर्क डन आगे किसके बराबर होता है? कितनी यहां पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है इनटू स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो इसलिए फाइनली डेल्टा जी नोड माइनस NF इंटू ई नोड सेल के बराबर होगा। यहां पे एन फैक्टर कितना होगा चेक कीजिए, SN4 प्लस, टिन 4 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, तो यहां पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक टिन 4 प्लस अगर जाए, लेकिन आगे कितना मेंशन किया हुआ है 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो एन फैक्टर यहां पे बेटा कितना होगा 6। सो 6 इंटू 96500, ई नोड सेल की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 0.89। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, ये अपने पास फाइनली वैल्यू आएगी किलो जॉल्स में -515, अपने पास ये वैल्यू आ रही है -515.310 किलो जॉल पर मोल। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये तो अपने पास। नेक्स्ट वन, ये स्मार्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पे इन्होंने कहा है कि अगर अपने पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है कॉपर, इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड शुड बी कंबाइंड, दूसरा हम कौन सा इलेक्ट्रोड लें कॉपर के साथ, सो दैट हमारे पास ई नोड सेल की वैल्यू क्या आ जाए मैक्सिमम। मींस
ई नोड सेल की वैल्यू तभी मैक्सिमम आएगी, तभी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आएगी, पॉजिटिव आएगी, जब ई नोड कैथोड की वैल्यू क्या हो, ज्यादा, और ई नोड एनोड की वैल्यू क्या हो, कम। अगर ई नोड एनोड की वैल्यू कम होगी तभी उसका डिफरेंस जो होगा ज्यादा आएगा। क्यों? अगर ये वैल्यू मैं नेगेटिव ले लूं या कम ले लूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जिससे अपने पास ई नोड सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो चेक कीजिए, कॉपर की वैल्यू 0.34 है। अब हमने इन तीनों में से 4 ऑप्शंस हैं यहां पे, जिंक, आयरन, निकल और सिल्वर। इन 4 में से कौन सी वैल्यू ले जो सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 0.80, माइनस 0.25, माइनस 0.44 या फिर माइनस 0.74? हाँ, माइनस 0.74। सो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.74, तो ये अपने पास आ गया 1.18 वोल्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब कैथोड पे वैल्यू ज्यादा होगी, एनोड पे वैल्यू कम होगी, छोटी होगी। लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एट एनोड, मीन जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी वो एनोड पे, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी वो कैथोड पे, जिससे आपके पास ई नोड सेल की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। सो दैट्स व्हाई बच्चों डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, पीएच। पीएच फाइंड आउट करना है हमने, और हमें मालूम है कि पीएच किसके बराबर होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो pH at which हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विल शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 0.118 वोल्ट व्हेन हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड। देखिए मैंने इसका सबसे बेस्ट वे बताया था कि जब आपके पास स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर मेटल की बात हो या एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो, तब आपने हाफ नर्नेस्ट इक्वेशन की स्टडी करनी है, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो यहां पे हम जो हाफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, 2H पॉजिटिव फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम ये इक्वेशन को कंसीडर करके इसकी हाफ नर्नेस्ट इक्वेशन बनाएंगे, मींस पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई नोड H पॉजिटिव से H2 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन, अब हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो तो 180 है, डिवाइड बाय H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट वन इज 2। तो अब हमने यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, पीएच। तो पीएच के लिए पहले तो हमें log H पॉजिटिव तक पहुंचना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाओ, और EH पॉजिटिव से H2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.118। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है बेटा वो कितना होता है, 0। सो 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 log H पॉजिटिव द पावर -2। -2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0.059 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, log H पॉजिटिव। अब ये वैल्यू इस तरफ जाएगी, तो log H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस 0.118 अपॉन 0.059, ये डायरेक्टली 2 पे जा रहा है, सो -2। ठीक, अगर मैं दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो राइट साइड पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस log ऑफ H पॉजिटिव ही किसके बराबर है, पीएच के। तो बच्चों पीएच इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट वन, हाँ जी, सर्शन रीजन इन कॉपर जिंक गैल्वेनिक सेल। कॉपर जिंक ले लीजिए, जिंक कॉपर ले लीजिए, ठीक है। एक पेयर है अपने पास दो मेटल्स का जो गैल्वेनिक सेल बना रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड अ नेगेटिव पोल। तो सोचिए अपने पास जिंक का पोटेंशियल कितना गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो हमने बहुत बार स्टडी किया बेटा। कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स तो आपको कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स के लिए दिमाग में रखनी चाहिए, इसी बहाने मेमोरी शार्प होती है। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस 0.74 वोल्ट। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा प्लस 0.34 वोल्ट होता है। तो बताइए जिसका पोटेंशियल कम होगा वो कहां पे नजर आएगा, एनोड पे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो अपने पास गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल होता है उसमें एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो बिल्कुल, तो उन्होंने बोला है कि जिंक इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड अ नेगेटिव पोल दैट इज एक्ट एज एनोड। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ए इज राइट आंसर, दैट इज ट्रू।
इन कॉपर जिंक गैल्वेनिक सेल कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। गलत है, क्योंकि जो नेगेटिव पोल है वो एनोड पे होगा और जो पॉजिटिव पोल है वो बेटा कैथोड पे होगा। तो यहां पे एनोड की जगह क्या आना चाहिए था, कैथोड, अगर वहां पे बी ऑप्शन सही होती तो। क्योंकि बी ऑप्शन के केस में क्या होता है यूजुअली कि असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट यहां पे तो हम बी ऑप्शन पे भी नहीं पहुंच पाए, क्यों? क्योंकि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, 14th क्वेश्चन, the electrode potential, that is the reduction potential of any electrode decrease होता है with increase in concentration of electrolytic cell। देखिए बच्चों, अगर इस कंफ्यूजन से बचना है ना, तो सबसे पहले तो हाफ नरनेस इक्वेशन जनरेट कीजिए किसी की भी। मैं कोई मेटल मान लेता हूं, उसका रिडक्शन की फॉर्म में मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन ऑफ m, मींस वो n वैलेंसी शो कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे वो न्यूट्रल फॉर्म में जा रहा है। अब अगर इसकी मैं हाफ नरनेस्ट इक्वेशन बनाऊं तो Mn प्लस से m इज इक्वल टू E नोड Mn प्लस से m माइनस 0.059 अपॉन n log, ये सॉलिड में जाएगा, इसकी कंसेंट्रेशन 1 अपॉन Mn प्लस। ठीक, अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो E Mn प्लस से m इज इक्वल टू E नोड Mn प्लस से m प्लस 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। अब चेक करो बेटा, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आगे प्लस साइन है। अगर ये इंक्रीज होगा तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। तो चेक कीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस इफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी बेटा तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहां पे ए क्या हो रहा है अपने पास, फॉल्स। रीजन पे आइए, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन आयंस आर लेस फ्री टू मूव। बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा जब हम डिल्यूशन करते हैं तो डिल्यूशन से इंटर आयनिक जो अट्रैक्शंस होती हैं वो डिक्रीज होती हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है। डिसोसिएशन इंक्रीज होने से इंटर आयनिक अट्रैक्शंस क्या होंगी, डिक्रीज, वो दूर दूर जाएंगे। जब वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो वो आजाद हो गए, मींस उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसके ऑपोजिट, अगर मैं वहां पे डिल्यूशन को क्या कर दूं, डिक्रीज, तो डिल्यूशन डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। तो इंटर आयनिक जो अट्रैक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज, जिससे उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। आई बात समझ में? तो चेक कीजिए, इन्होंने यही तो लिखा, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन लेस फ्री टू मूव, मींस ए अपने पास यहां पे क्या हो रहा है, फॉल्स, आर क्या हो रहा है अपने पास, ट्रू। तो बच्चों ये था अपने पास 14 क्वेश्चंस का टेस्ट एनालिसिस, जिसके बेसिस पे अगेन मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश की है। एंड मुझे यकीन है कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, विच मीन्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। सो दैट्स वाई तहे दिल से आप थैंक्स करना खुद का। क्यों? क्योंकि आपने टाइम दिया है। अगर आप अपने आप को थैंक्स कर रहे हैं तो मुझे तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगी। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें, खाते पीते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।